देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मुल्क की मफाद में फैसले किए गए, ये बात कही है वजीर इत्तलात ने ना। ये नैरेटिव पिछले एक साल से चलता आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कौम मौका देती है, अवाम मौका देती है। ये तो एक 14-15 महीने की एक किस्म की बैटल थी। अगर ये ना होता तो खुदा ना खासा शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी पॉलिटिकल कॉस्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा दी, PMLN ने दी है हमने, लेकिन वर्थवाइल अपने मुल्क को बचाया। सियासत को रियासत की वजह से उसके ऊपर कुर्बान किया करना चाहिए। जब भी जमहूरियत का नारा लगाकर कोई पार्टी सामने आई, चाहे हमने अपनी सियासी एक कुर्बानी अपनी पार्टी की दी, हमने कोalition के साथ हुकूमत में हम लोग आए। हमने मियां शहबाज शरीफ ने एक दिन हमें कहा कि मुल्क है तो सियासत है। मैं अपने मुल्क के लिए अपनी सियासत कुर्बान करने जा रहा हूँ। मगर इसमें हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये कैसी कुर्बानी थी कि मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जेलों में पहुंच गए। ये कैसी कुर्बानी थी कि आप अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हो गए। ये कैसी कुर्बानी थी कि रमजान शुगर मिल्स करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज बरी हो गए। लेकिन ये कैसी कुर्बानी थी कि 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस पर यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद किया गया। दूसरी जानिब ऑपोजिशन के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। ऑपोजिशन के रहनुमाओं के मुताबिक अवाम कंफ्यूज और मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं और इसीलिए महमूद खान चकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन कायम हुई है। मगर उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि वो 26वीं तरमीम से कबल आइन चाहते हैं या बाद का आइन चाहते हैं। मुल्क में हुकूमत ने आइन जो तरमीम की थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, उसे मुस्तरद भी कर चुकी है। मगर 26वीं तरमीम के नतीजे में बनाए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तरमीम के नतीजे में बनाए गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात भी करते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने उन्हें सिस्टम में रहकर काम करने का मशवरा भी दिया है। अवाम वाकई कंफ्यूज है कि कैसी ऑपोजिशन है जो 26वीं तरमीम खत्म करने का दावा भी करती है और तरमीम को नहीं मानती और तरमीम के तहत पार्लिमानी मामलात में शरीक भी होती है। शाहिद खाकान अब्बासी जो PTI और JUI के ऑपोजिशन के इजलासों में शरीक होते रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन में इख्तलाफात मौजूद है क्योंकि तहरीक इंसाफ का एजेंडा अपने बानी की रिहाई का एजेंडा है, मगर हमारी कंटेनर पे जाने की कोई सोच नहीं है। सैयद फैसलवाड़ा का कहना है कि ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम जमातें हुकूमत के साथ हैं, सियासतदान बेईमान और चोर हैं। अब देखना होगा ये इत्तेहाद कब तक रहता है और हुकूमत को इसको खत्म करने के लिए अपनी हिकमत अमली क्या बनाती है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले आज पैनल में मौजूद है बशीर मेमन है, सदर है मुस्लिम लीग नून सिंध के, आपको खुशामदेद कहूंगी। मेरे साथ फिजा ज़ीशान है, सदर है PTI कराची विंग के, आपको खुशामदेद कहूंगी। मेरे पास से देव हिमनानी साहब है, तर्जुमान है हुकूमत सिंध के पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फिजा ज़ीशान साहब आपकी तरफ होगी। फिजा ज़ीशान साहबा, क्या हकीकत है, कितनी हकीकत है? एक तरफ 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करने की बात होती है, लेकिन उसी के नतीजे में जो चीफ जस्टिस बनते हैं उनसे मुलाकात भी होती है ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस में मौजूद जो जमातें हैं उनमें शाहिद खाकान साहब कहते हैं कि जो इस वक्त आपकी जो मुतालबात हैं उनमें जो सारा मामला है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि बानी की रिहाई का है तहरीक इंसाफ के, और इख्तिलाफात ऑपोजिशन में भी मौजूद हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी वालेकुम सलाम। जी हकीकत ये है कि हमारा ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का जो अलायंस बना है, इसमें बाकी पार्टीज भी साथ हैं तहरीक इंसाफ से। हमारा बिल्कुल सिर्फ ये एजेंडा, हमारा सबसे बेसिक एजेंडा ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है इतने अरसे में, जिस तरह 8 फरवरी के इलेक्शन को सबोटाज किया गया, जिस तरीके से फॉर्म आपके सामने है सारा कुछ के फॉर्म 47 की जाली हुकूमत को लाके, और हम लोग फॉर्म्स लेके MNAs MPs अपने हाथों में फेर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे अदलिया भी बिल्कुल उसको जंजीरें लगा दी गई हैं, उनको कुफल डाल दिए गए हैं। तो इतनी बुरी हालत स्टेट की इससे पहले कभी नहीं हुई। ये इतने जालिम लोग हैं कि जिस तरह इन्होंने 9 मई के बाद औरतों के साथ जो
बुरा सलूक किया है हमारी खवातीन के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बूढ़ी खातून जो कि कैंसर से लड़ रही हैं, उनको ये बाहर निकालने के हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि वो औरत वो है जिसने नवाज शरीफ को उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर शिकस्त दी और सारी सबूत मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास। तो अवाम की जो पल्स है ना वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है, और हमारा बिल्कुल ये 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है। हाँ, हमारा जो लीडर है बिल्कुल मासूम है, और उनको जिस तरह वो केसेस के अंदर उनको एक से दूसरा और फिर घटिया तरीन केस, आपको पता है इद्दत केस जिस तरह उसमें फंसाया गया, उसके बाद आते गए केसेस वो निकलते जाते हैं, लेकिन ये लोग तब से मस्त नहीं होते। तो हाँ, हमें बिल्कुल इमरान खान बाहर चाहिए, लेकिन हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े हैं। आप जो कह रही हैं कि पार्लियामेंट में जाके हम बात फिर क्यों करते हैं, अगर उस पार्लियामेंट को मानते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग तोड़ फोड़ की सियासत तो नहीं करना चाहते ना। हम लोग बाहर सड़कों पे एहतजाज भी हमारे और मजीद एहतजाज भी ईद के बाद हमारे इंशाल्लाह होंगे, बड़े पैमाने पे लॉन्ग मार्चेस होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी का ज़मीर जाग जाए, शायद किसी को ये एहसास हो जाए कि हाँ यार, हमने आइन की पासदारी करनी थी, हम क्या के कहाँ पहुँच गए हैं। हम पीका एक्ट को लेके हम लोगों ने सब मीडिया के ऊपर किस तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को उठाए जाने की, लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है सहाफ़ियों के साथ, वो क्यों हो रहा है सच बोलने के ऊपर। फिर इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, और महंगाई को लेके जो ये आए थे पीपल्स पार्टी और PMLN आई थी, महंगाई का नारा लगा के जी बड़ी महंगाई कर दी PTI ने, और उसके बाद आज आप कंपैरिजन देखेंगे किस हाल को पाकिस्तान पहुंच चुका है इस वक्त। महंगाई का हाल देख लें, आम अशिया खुर्दोनोश देख लें, आप आटा, चीनी, दाल, आप पेट्रोल की कीमत, GDP ग्रोथ, सब कुछ आप चेक कर लें। आप हाँ, ये क्या कह सकता है, गुर्बत आप चेक कर लें क्या है इस वक्त और पहले क्या थी, तो नजर आता है ना सब कुछ। इस वक्त इन्वेस्टमेंट आना बाहर से बंद होगी, क्योंकि लोगों को पता ही है किस किस्म की खोखली हुकूमत है। तो जो भी कोशिशें हो रही हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो हो तो इसीलिए रही है ना कि हमने आइन को बहाल करना है। वो 26वीं बात तो आपकी भी ठीक है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आने वाला चीफ जस्टिस है, इसी वजह से तो मफलूज हो गई है सारी की सारी अदलिया, इसकी वजह से तो रियासती इदारे सारे, और वो कह रहे हैं ना कि हम इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, पाकिस्तान को कुर्बानी उन्होंने दी, इन्होंने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया, अपनी एक ऐसी सियासत जो उन्हें पता है कि आखिरी सुबह का दिया है, ये टिमटिमा रहा है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग वाकई नफरत करते हैं और बहुत ज्यादा, और उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह इदारे तबाह हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो है चीज़ें बेहतर उसमें जाएंगी, क्योंकि मुज़ाकरात बहरहाल हमने अपनों से ही करने हैं ना, जैसे भी अपने हैं मुज़ाकरात तो हमें करने हैं। ठीक हो गया, मुज़ाकरात तो करने ही हैं। मैं बशीर मेमन साहब आपकी तरफ आऊँगी। बशीर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बशीर मेमन साहब, आवाज़ आ रही है? अच्छा बशीर मेमन साहब, सवाल वही है कि आप अभी जैसे कि आगाज़ में वज़ीर इत्तलात अतार साहब कहते हैं कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, मुल्की मफाद में फैसले किए गए, लेकिन सवाल ये कि ये नैरेटिव तो नून लीग 1 साल से दे रही है, लेकिन इसमें हकीकत जो है वो सवाल ये आता है कि ये कैसी कुर्बानी है कि जिसमें एक जमहूरी दौर में आपके जो मुखालिफ है वो जेलों में पहुंच गए। ये कैसी कुर्बानी है कि आपके अच्छे अच्छे जो लोग हैं सारे वो अच्छे ओहदों पर फाइज हो गए। ये कैसी कुर्बानी है कि रमजान शुगर मिल्स करप्शन रेफरेंस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। तो ये कैसी कुर्बानी है कि 9 मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने के केस पर यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत जो है कितने लोगों पर फर्द जुर्म आयद है। तो जब ये कुर्बानी की बात आप करते हैं तो ये कुर्बानी नहीं है, ये तो फिर हम देखते हैं जो बात ऑपोजिशन हमेशा से लगाती आई है इल्जाम कि जी ये तो एक हमसे बदला लिया जा रहा है, बदले की सियासत लगती है, कुर्बानी की सियासत नहीं लगती। पहली बात तो ये, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूँ, अपनी सियासत की कुर्बानी दी रियासत के पीछे। उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, फॉरेन रिलेशंस में जीरो था पाकिस्तान।
जो हमारी खारजा पॉलिसी थी उसके तहत जो हमारे करीब करीब मालिक है, जो हमारे हमेशा से 1947 से लेकर आज तक हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा हर दुख सुख में हमारा उन्होंने साथ दिया है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, मिडल ईस्ट के सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जितने भी हैं, और यूरोप, अमेरिका, जो भी है, सारे के सारे हमसे दूर जा चुके। फॉरेन पॉलिसी में हमारा हाल ये था। अच्छा, इकोनॉमी की ये पोजीशन थी कि हम किस्तें देने की पोजीशन में नहीं थे। अच्छा, उसके बाद टैक्स कलेक्शन की पोजीशन थी, इकोनॉमी की ये पोजीशन थी कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही। दूसरा, वो जो एक नई चीज पैदा हुई सियासत में, वज़ादारी, जो 47 से लेके थी हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के सियासत में, पाकिस्तान के मुआशरे में वज़ादारी, छोटे बड़े का अदब, विदाउट कंसीडरिंग कि कौन किस पॉलिटिकल ख्यालात का हामी है, अदब आदाब का कोई ख्याल था, अपने इदारों का इस्तेमाल था। अब अपने के जब आए उसे क्या पोजीशन थी, हमारे इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना, उनको गालिम गलौज, उनके लिए ट्रोल्स चलाना, पाकिस्तान से बाहर बैठ के, आवाज क्लियर नहीं है, और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ IMF के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर एहतजाज करना, मुख्तलिफ तस्वीर लगाना, और फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया, उनके साथ ताल्लुकात को खराब करना, और इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन द ड्रेन। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती? अच्छा, मैनेजमेंट जीरो। उन हालात में पीडीएफ की गवर्नमेंट आई और वो ऐवान का फैसला था, वो एक आईनी तरीका था जिस तरीके से हुकूमत आई थी पीडीएफ, सारी पार्टियों ने जाहिर है उसी हिसाब से काम किया। अब आ जाते, इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं? इस वक्त हम ये इस उस पर खड़े हैं कि महंगाई की शरह जो 35-36 थी, अब 2 पॉइंट समथिंग हो गई, 1 पॉइंट समथिंग है या 2 पॉइंट समथिंग। स्टॉक एक्सचेंज 1,12,000 तक है अभी भी। अच्छा, डॉलर जो है वो स्टेबल है, जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी ठीक हो गया। अच्छा, इकोनॉमी भी ठीक हो रही है, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, उसमें मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान बेहतर है या वो पाकिस्तान बेहतर है जिसमें सिर्फ गाली गलौज? आप खातून हैं, आप एक जुमला तो खिलाफ बोल के देखिए उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, फिर आपको देखो आप क्या असर होता है। गाली गलौज। अच्छा, अब उसके लिए आईन में एक अमेंडमेंट की गई, आईन में अमेंडमेंट हुई और उस हिसाब से मुल्क चल रहा है। और पार्लियामेंट का काम है आईन बनाना, और पाकिस्तानी सारे इदारों का काम है आईन के मुताबिक काम करना। तो उस हिसाब से चीफ जस्टिस साहब, उस हिसाब से उनको वो चीफ जस्टिस बनाया गया। तो अब मुझे नहीं समझ आई कि एक बंदे से इतनी दुश्मनी क्यों होनी चाहिए, क्यों आईन फॉलो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक हुकूमत से इसलिए बर्खास्त होनी चाहिए
कि उसने इकोनॉमी को बेहतर किया है, फॉरेन रिलेशंस को बेहतर किया है। कभी कोई किसी मुल्क का सरबराह आ रहा है, कभी किस मुल्क का सरबराह आ रहा है, कभी कोई हम कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत कर रहे हैं। सीपैट फिर से इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। मतलब आप फिर उसके बाद ये जो गालम गलोच की सियासत थी, उससे तो हर एक तंग है। फेक न्यूज की सियासत से हर एक तंग है, हर बंदा तंग है। फेक न्यूज से आप एक जर्नलिस्ट हो, मुझे बताइए, आपको चिड़नी आती? आपको भी आती है ना। तो उसके लिए कानून बनाया है पार्लियामेंट में। अब उसमें जाहिर है कोई हो सकता है कोई रिजर्वेशन हो PFUG को और दूसरी जो सहाफती तंजीमें हैं, उसके लिए भी मिनिस्टर लॉ ने कहा है कि उसके लिए बैठेंगे, साथ बैठ के, और फिर उस पर भी कोई हर पे आखिर तो नहीं है। अब उसको बुनियाद बना के 9 मई नहीं किया जा सकता, हमारे इदारों के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता, हमारे शोधा के मुजस्समे नहीं जलाए जा सकते, उनकी बेहुरमती नहीं की जा सकती, उनकी बेहुरमती नहीं की जा सकती। और जज्बाती बातें तो ठीक है, हमला नहीं किया जा सकता, GST पे हमला नहीं किया जा सकता, किसी को अरेस्ट हो गया। इस तरह अगर हम तारीख में जाएंगे तो बहुत 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 तल्ख बातें हैं जो कि मैं दोहराना नहीं चाहता। इदारों का एहतराम करना होगा, उनको हम ही उनके साथ हैं। अभी भी हम हालत जंग में हैं, अभी भी हालत जंग में है। अफगान बॉर्डर देख लें, बलूचिस्तान की पोजीशन देख लें, ये जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जो भी है, जो भी हमारे वजूद से जिनको तकलीफ है, वो हमारे साथ ये सब कुछ होने देना चाहते और वो कर रहे। हमें इस वक्त सुकून होना है हमारे मुल्क में। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारी डेवलपमेंट बेहतर होगी, हमारी खाद्य पॉलिसी बेहतर होगी। ठीक है, मैं जरा सुखदेव हेमनानी साहब की तरफ भी जाती हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ भी। मैं आपकी बात समझ गई। बशीर मेमन साहब को जरा दोबारा कनेक्ट भी कीजिएगा, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ख़राब आ रही है। मैं सुखदेव हेमनानी साहब की तरफ जाऊँगी। सुखदेव साहब, ये जो इस वक्त रियासत अपनी कहती है, बार बार रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, हुकूमती जमातें ये कहती हैं, बार बार नैरेटिव बनाने की ये कोशिश की जाती है, लेकिन ये तब बात हो जब जमहूरी दौर में जमहूरियत की इक़दारें उनकी पासदारी हो। जिस बात पे पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती थी, आज पीपल्स पार्टी जब हुकूमत बनाने के साथ साथ नून लीग के साथ बैठी हुई है, तो यकीनी तौर पर उनके हर फैसले की वो भी पूरी शरीक और जिम्मेदार है। वो ये नहीं कह सकते कि हम किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं है जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वजारतें नहीं है। बाकी आईनी ओहदे देखे जाए तो वो तमाम तर आपके पास हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। और उसी सूरत हाल में पीका एक्ट जैसा कानून पास होना, जिसको रजा रब्बानी साहब कहते हैं कि काला कानून है, ऐसी सूरत हाल में जो आपके मुखालिफ हैं वो जेलों में हों और फिर सारी हुकूमत के नुमाइंदगीन अच्छी ओहदों पर हों, और ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से एक सियासी जमात का दफ्तर जलाने के केस पर जो अपोजिशन के रहनुमाओं को फर्द जुर्म आयद किया गया हो, ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत कितनी प्रिवेल कर रही है? क्योंकि आज हमारे पास अब तक की रिपोर्ट ये है कि कितनी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज कल से आज तक ये कह रही हैं कि जिनके अपनी नंबर्स देख लें, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होते हुए भी जमहूरियत का नंबर जो है वो बहुत नीचे नंबर पर आ गया है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है इसमें? जी, आपको पता है शुरू से ही जो जमहूरियत का जो नारा लगाया है इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने लगाया है। डेमोक्रेसी के हवाले से इश्यूज हैं, बिल्कुल एडमिट करने चाहिए। रही बात आपने जो कहा कि जो सियासी प्रिजनर्स हैं, इस पे बिलावल साहब ने भी, प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब ने भी, और हमने भी काफी बार ये अपने जो लीडर पीपल्स पार्टी का है कि सबको फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। किसी के ऊपर जो है ये जो है कानून जो है हर किसी को इक्वली लागू होना चाहिए, किसी के ऊपर अनजस्ट नहीं होना चाहिए। रही बात पीका के हवाले से हमारा पहले भी ऑफिशियल मौक़िफ़ था। नेशनल असेंबली में बिलावल साहब ने भी इंटरव्यू देते हुए ये कहा सबको, मीडिया को,
ये जी गवर्नमेंट का ये रोल था, गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने ऑन बोर्ड लेना था सब स्टेक होल्डर्स को। देखिए पीका के लॉ के हवाले से दो चीजें, एक तो जब भी कोई भी न्यू डोमेन आता है मीडिया के हवाले से, जैसे पहले प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अभी सोशल मीडिया आ गया, उसको रेगुलराइज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। इस हद तक तो हम मुतफिक हैं और थे भी सही, हैं भी सही, नॉन लीग के साथ, दूसरी पार्टियों के साथ। रही बात जो उसमें जो एस्पेक्ट ऐसे आ गए कि जिसपे खदशात हैं स्टेक होल्डर्स को, उस पे हमने बारहा फेडरल गवर्नमेंट को, नॉन लीग को कहा था, अब भी कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को आप ऑन बोर्ड लें, बाईपास ना करें। जो भी मीडिया के हमारे नुमाइंदे हैं, दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप ऑन बोर्ड लें, सबके कंडीशन में इनकॉर्पोरेट करें। ऑन बोर्ड सिर्फ करने की या बात करने की हद तक तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए कुछ एक्शंस और कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी उस तरह से वो वोकल नज़र नहीं आ रही जिस तरह से डिसीजंस और एक्शंस होने चाहिए। लास्ट टाइम जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीका एक्ट आ रहा था, तो याद है मुझे कि आई वाज आल्सो विद देयर इन इस्लामाबाद विद द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हम सारे ही सहाफ़ी, मैं आसमा शराजी साहब, हामिद मीर एंड देयर लॉट ऑफ पीपल, तलसा, काफ़ी सारे हम सारे लोग थे जो उनके साथ बैठे हुए थे और वो एक धरना दे रहे थे असेंबली के बाहर, और वो काफ़ी दिन तक बैठे रहे थे। गिलानी साहब एंड सो एंड ऑन, एवरीबडी वाज देयर। तो जब बिलावल साहब हमसे तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस ज़मन में उसकी मजम्मत करके और उसके साथ हमारे दुख में बराबर के शरीक खड़े हुए थे, लेकिन आज इस सारे मामले पे बिलावल साहब उस तरह नजर नहीं आ रहे। देखिए जब ये ड्राफ्ट लॉ असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज में आया, चाहे नेशनल असेंबली और सेनेट में हो, ये लॉ बिल्कुल एक सख्त लॉ था। इसको टोन डाउन हमारे ही अरकान ने पार्टी लाइन टू करते हुए चेयरमैन साहब के हुक्म पे इसको टोन डाउन करवाया, अपनी रिकमेंडेशंस थी, इसको इतना सॉफ्ट वर्जन हम इसका करवा सकते, हमने इसको सॉफ्टर करवाया। अगेन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन नून लीग, नॉट पीपल्स पार्टी। गवर्नमेंट नून लीग की है, ये गवर्नमेंट बिल था, हमने इस चीज पे एहतजाज भी किया है नून लीग के साथ। जो हमारी दूसरी चीजें आजकल जो इश्यूज हमारा आपको पता है नून लीग के साथ चल रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं, उसमें ये भी हमारा पॉइंट ऑफ जो है कंसर्न है कि जो भी कानून साजी हो रही है, जैसे पीका हो गया या अभी रिसेंट एग्रीकल्चर टैक्स लॉ आया था फेडरल में, उसके बाद अभी हमारे ऊपर जो इम्पोज किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें हमें तो ठीक है आप किसी हद तक कभी ऑन बोर्ड लेते, कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते, पर दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो जमहूरियत इस हिसाब से नहीं चलती। ठीक है हमने आपको सपोर्ट किया क्योंकि हमने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा कि मुल्क की स्टेबिलिटी किस चीज में है, और मुल्क को जो है जमहूरियत के तसलसल के लिए हमने आपको मौका दिया, हमने आपको वोट दिए कि आप गवर्नमेंट बनाएं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसको पूरा हर प्रोसेस को बाईपास करें, किसी को ऑन बोर्ड ना ले। तो ये हमारा एक कंसर्न उसमें भी है कि जो भी आप लेजिस्लेशन ला रहे हैं नेशनल असेंबली में, उसमें ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, सारी जमातें और वो भी स्टेक होल्डर्स जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी आप ऑन बोर्ड लें। आज आपको पता है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब जो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, विच हैज बीन पोस्टपोन्ड नाउ, और बिलावल साहब इस बात भी उनके साथ टेकअप करेंगे। हमारी जो लास्ट मंथ सीईसी की मीटिंग हुई थी, जिस दिन पीका ये एक्ट जो है अप्रूव हुआ था, उसके नेक्स्ट डे ये हमारे सीईसी की मीटिंग हुई, तो उस पर भी कंसर्न रेज हुआ था। उसके बाद हमने स्टैंड लेते हुए जो हमारी एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसने मामला तय करने थे नून लीग के साथ, वो हमने डिसॉल्व कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डिसॉल्व कर दी। हमने फिर इख्तियार दे दिए आसिफ अली जरदारी साहब को, जी आप हमारे कंसर्न्स इनके साथ रेज करें, क्योंकि हम इनके जो तरीकेकार है उससे मुतफिक नहीं है। हम भी आपके साथ हम आवाज है इस चीज में कि सब स्टेक होल्डर्स ना सिर्फ ऑन बोर्ड लें, तो इनको इनकॉर्पोरेट करें इस सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक हो गया है। कमिंग बैक टू फिजा, आपकी तरफ वापस आऊंगी। फिजा, इस वक्त पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम भी मौजूद है, हम देख रहे हैं, और आईएमएफ की टीम जहां मौजूद है, आईएमएफ का वफ्द यानी कि जो कर्ज की शराइत पर अमल दरामद के लिए जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है, और ये तकरीबन मुज़ाकरा 2 हफ्ते तक जारी रहने के भी इम्कान है। इस दफ़ा जो शर्तें आ रही हैं बड़ी वेल पर्टिनेंट आ रही हैं। यही बात माजी में हमेशा जो भी हुकूमत में पार्टी होती है या जो भी हुकूमत में गवर्नमेंट में जो फॉर्मेशन हुई हुई होती हैं उस या सेटलमेंट्स हुई हुई होती हैं, जो भी, उसके साथ साथ ऑपोजिशन हमेशा से ये क्वेश्चन करती रही है कि जी चाहिए ब्यूरोक्रेसी को भी, चाहिए सियासतदानों को भी, चाहिए मिनिस्टर्स को भी,
हु आर टेकिंग द पोर्टफोलियोज के जी वो अपने एसेट्स शो करें, वो अपनी तमाम चीजें शो करें। आज IMF इस बात की श्योरिटी मांग रहा है और एश्योरेंस मांग रहा है, आपसे आपका खाता मांग रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो ये हमेशा से क्लियर कहता है कि एक अनडेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री आप कह लें, या जो एक प्रोग्रेस में हो, अभी डेवलप नहीं है हम, एक कंट्री है जिसको हम ठीक ठाक कर्जे दिए पे दिए जा रहे हैं। ये वेल पर्टिनेंट पॉइंट है, आप कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कर्जे कहाँ लगा रहे हैं, वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ चढ़ता है? खातों में सिर्फ प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। तो ऑपोजिशन इसको कैसे देखती है IMF के इस विजिट को? और इस दफा बड़ी कड़ी शरायत है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का भी सारा डेटा मांग लिया है। जी जी रिदाम, बात यह है कि बिल्कुल इससे पहले IMF जब भी आई, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मिल रहे हैं और वो हर जगह पे, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि ये जो मेरे भाई पीपल्स पार्टी और PMLN के डेमोक्रेसी कह रहे हैं, उन्हें भी दिल से पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें अगर डेमोक्रेसी होती तो PTI को ऐसे दीवार से ना लगाया जाता। ये IMF को ये नजर आ रहा है कि जो इनकी, क्योंकि उन लोगों ने देख ली है ना, सर्वेज देख ली है जो इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं और जो इंटरनेशनली आवाज उठी है इसके लिए कि इन्होंने डेमोक्रेसी को तबाह बर्बाद किया, और उसके बाद एक ऐसा सेटअप लेके आए हैं कि जो उनको सूट करता है, ताकि उनके जो क्या कहते हैं तो फायदे हैं वो उसको अपने वो उसकी हिफाजत कर सकें, अपने मुफादात की हिफाजत कर सकें। और उसके बाद वो इसीलिए इतना ज़्यादा इस वक्त दे आर कमिंग टफ ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो, और बिकॉज एक्चुअली उन्हें पता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पीछे और लोग हैं, गवर्नमेंट तो बस बना के रख दी गई है ना, सामने सामने सजा दी गई कि ये लोग आ गए हैं, और उनको भी पता है कि उनके वो लोग जीते हुए नहीं हैं। कुछ गैरतमंद लोग थे दरमियान में भी जिन्होंने कहा कि नहीं जी हम वाकई जीते नहीं हैं, हम साइड पे हो गए हैं, जैसे जी ख्वाजा साद रफीक वगैरह, और एक तो इस तरह के लोग हैं अभी भी जिन्होंने ये इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आमतौर पे इन लोगों ने, इन सब ने एक्सेप्ट किया, ये सब आके खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF आके इस तरह का सलूक पहले नहीं करती थी, इस तरह नहीं होता था। एक तो इतने क्या कहते हैं डेकेड से कभी इनकी गवर्नमेंट होती थी, कभी दूसरी गवर्नमेंट होती थी, कभी पीपल्स पार्टी की आ जाती थी। स्टाइल इनका गवर्नमेंट चलाने का यही था कि ये कर्जा लेते हैं बाहर से और फिर उस कर्जे पे ये लोग अयाशी करते हैं अपने, इनके सारी चीजें पूरी होती हैं, अवाम को इन्होंने साइडलाइन किया हुआ होता है, और उसके बाद दोबारा कर्जा लेने का टाइम आ जाता है। उसी के अंदर हम लोग आए थे, और मैं अभी बशीर मेमन साहब कुछ फरमा रहे थे, कुछ चीजें मुझे आवाज नहीं भी आई है डिस्टॉर्शन की वजह से, लेकिन कुछ चीजें समझ में मुझे आ रही थी। तो वो यही कह रहे थे कि फॉरेन रिलेशंस सबसे अच्छे PTI के दौर में हो चुके थे। ऐसे ही नहीं, इतने सारे इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस आके इस्लामाबाद में हो रही थी। ऐसे ही नहीं टर्की के साथ बहुत जबरदस्त रिलेशंस हो गए थे। ऐसे ही नहीं जब खान साहब अमेरिका गए थे तो इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट व्हाइट हाउस में भी, और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हें हर जगह पे वहां पे मिली। अवाम ने एक स्टेडियम में उनके लिए उनसे मुलाकात करने, कभी हुआ इस तरह कि आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ ये नवाज शरीफ कभी अमेरिका गए? इससे पहले की बात करी, अब तो खैर कोई उनको मतलब वो किसी के सामने ही नहीं जा सकते, सॉरी टू से, बिकॉज रियलिटी सबको पता है। तो कभी ऐसा हुआ था कि कुछ इस तरह के कुछ स्टेडियम भर गया उनके आने से? तो हकीकत जो है ना उससे छुपाया नहीं जा सकता। ये IMF जो भी कर रही है ये बिल्कुल ठीक कर रही है, और इससे भी ज्यादा अभी तो चीजें होंगी इनकी। तो अगर कोई सहाफी उठ के ये पटन की रिपोर्ट पढ़ता है तो वो उसको ऑफ एयर कर देते हैं कि जो एंकर पर्सन है उनको ऑफ एयर करना इनके लिए अब कोई मसला ही नहीं रह गया, बिकॉज इन्होंने पीका एक्ट इनकी पसंद की चीजें ये लोग ले आए हैं, तो तबाही की तरफ ये खुद लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। इन्हें पता है कि इनके हालात आगे अंदर से क्या है, और मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि ये अपने आप को मजीद अपाहज कर रहे हैं, इस सिस्टम को अपाहज कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो रियासत, जिसको ये रियासत कह रहे हैं ना, रियासत में एक्चुअली वो होते हैं जो पार्लियामेंट होती है, जो सूबाई पार्लियामेंट्स होती हैं, जो नेशनल पार्लियामेंट होती है, और जो हमारे बल्दियाती इदारे। एक्चुअली तो रियासत ये होती है,
स्टेट की डेफिनेशन ही इन लोगों ने चेंज कर, हाँ उसमें एक पार्ट और होता है, लेकिन वही पार्ट सिर्फ नहीं होता, बाकी भी सब रियासत ही होती है। लेकिन यहाँ पे रियासत ही गलत अंदाज में लाके खड़ी कर दी गई है, तो ये बड़ी सख्त ज्यादती की बात है। और इनके वजीर कानून को मुसविदा तक पता नहीं होता, इतना इम्पोर्टेंट 26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा नहीं पता था उनको, कि हमें नहीं पता कि क्या आ रहा है। तो सबको पता है कि डोर किन लोगों के हाथों में है, तो वो उनके हाथों में ये लोग चल रहे हैं। सही, स्टेट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है, साथ ही साथ जो है वो कह रही हैं कि आप तो निकल भी नहीं पाते हैं। मसला ये है लोगों के दरमियान, क्योंकि लोगों के दरमियान जो एक ऑनरशिप वाली बात है या एक जो डिग्निटी वाली बात है वो बहुत ज़्यादा डिबेस हुई है इस इलेक्शन के बाद। बशीर मेमन साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगी। सर, IMF का वफ्द है लेकिन कड़ी शरायत है, 2 हफ्ते यहाँ रहेगा, लगातार नज़रें रखेगा। क्या इस दफ़ा हम कामयाब होंगे IMF को दोबारा मुतमईन करने में, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने सारे खाते भी मांग लिए? मैं थोड़ा सा आपको और करूँ, IMF का जो हुआ था पिछले दौर हुकूमत में, जी और फिर उन्होंने अमल नहीं किया। हमारा एज ए स्टेट हमारा जो स्टैंड था कि जी हम जो एग्रीमेंट करते हैं उसको अवॉइड करते हैं, वही खत्म हो गया। उस कॉन्फिडेंस को रिगेन करने के लिए हम पर ज्यादा कड़ी शरायत चली, जो कि जाहिर है माननी। उसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा IMF का, इंशाल्लाह जो टारगेट्स थे वो इंशाल्लाह मीट हो चुके हैं और होंगे। हमारे वजीर खजाना जो है वो प्रोफेशनल बैंकर है और प्रोफेशनल आदमी है, क्वालिफाइड आदमी है, वो कहीं से उधार नहीं लिए हुए, और PMLN के वो सेनेटर है। दूसरी बात, जो टैक्स कलेक्शन निजाम है और जो भी हम तो ओपन है ना, एज ए गवर्नमेंट के जी ठीक है, हम ये रिफॉर्म्स बिल्कुल हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए, हमारे लिए बेहतर है और हम करने को तैयार हैं। तो मुजाहरे करने चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए, टैक्स कलेक्शन का निजाम बेहतर बनाना चाहिए। एवरीबडी शुड बी इन द टैक्स डेट। अच्छा, फिर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिकल लोग हैं, वैसे ही ब्यूरोक्रेसी तो अपने एसेट डिक्लेयर करती है, अगर वो वेबसाइट पे आ जाती तो कोई बुराई नहीं है। अगर पॉलिटिशियन का तो वैसे ही वो जब इलेक्शन के लिए जाता है तो अपने एसेट डिक्लेयर करता है, वो तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मौजूद होता है, तो किसके क्या एसेट्स है, किसके पास क्या इनकम है, किसके पास क्या कितनी गाड़ियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, कितनी इनहेरिटेड है, कितनी अभी मौजूद है, कितनी बाद में मौजूद है। ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसमें तो जो छुपाता है वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन में। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज है जो कि कोई सीक्रेट हो। जहां तक स्टेट के डेफिनेशन को चेंज करने वाली बात है, तो बात ही है कि मुझे नहीं समझ आई मेरी बहन क्या फरमा रही है, लेकिन बात यह कि स्टेट वही है जो है। पाकिस्तान इज स्टेट, इट इज द कंट्री विच इज द स्टेट। हर इस मुल्क में रहने वाला आदमी उस स्टेट में रहता है और स्टेट का आईन है, आईन के मुताबिक चलता है स्टेट। और आईन को लिखने की, आईन को चेंज करने की, आईन की दफात लगाने की, नए अमेंडमेंट्स करने की पावर्स पार्लियामेंट में है जो कि वो कर रही है। तो अभी भी स्टेट को ये और डिफाइन करवाना चाहते हैं कि भी फलाना किस तरह काम करेगा, जुडिशियल कमीशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी है, ये पीपल्स पार्टी और जो PMLN का जो हुआ था
ठीक हो गया, ठीक है बशीर साहब, ठीक हो गया। मैं जरा सुखदेव हिमनानी साहब की तरफ भी जाऊंगी। सर, IMF का वफ्द यहाँ मौजूद है, कड़ी शरायत भी है, आप कैसे देखते हैं इसको, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? जी देखिए, IMF का बिल्कुल यहाँ पे है, जो आपकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी है उस हवाले से एवेल्यूएट कर इनकी परफॉर्मेंस को फेडरल गवर्नमेंट की मीन में जो क्लाइमेट फंडिंग की बात चल रही है न्यू लोन की, उस पर एवेल्यूएट कर रहे हैं। ये प्राइमरी जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है कि वो कैसे IMF से डील करती है, क्या उन कंडीशंस मानती है या नहीं मानती। हमें खदशात हैं फेडरल गवर्नमेंट जिस तरीके से डील कर रही है फिस्कल पॉलिसीज को ऑन द कंडीशंस ऑफ IMF, जो उनके साथ जो उनकी कंडीशंस मान रही है, जैसे भी एग्रीकल्चर टैक्स लॉ था जो रातों रात हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया केसन में लास्ट मंथ, आपने देखा होगा इसी मंथ, कि जिसको आप करें वरना तो IMF का वक्त नहीं आएगा। तो मैं ख्याल में जब ये कंडीशंस अपने ऊपर जो इनकसाइगरी करती है फेडरल गवर्नमेंट विद IMF, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट को सूबों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बजाय कि वो यूनिलैटरली जो है कंडीशन सारी तय कर लें विद IMF। देखिए, आप जब मुल्क के बिहाफ पे सॉवरेन गारंटी देते IMF को, तो सूबे भी बाउंड हो जाते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो कि वो उन इकदाम को कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करे, पर उस पर फेडरल गवर्नमेंट को ये यूनिलैटरल रोल अदा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो बहन बैठी PTI से, उन्होंने भी जमहूरियत की बात की, इनको सूट नहीं करता जमहूरियत के हवाले से बात करते हुए। इन्होंने जो भी सारी ये टाइमलाइन बताई, मुझे लगा कि मैं शायद PTI के दौर में वापस आ गया हूँ। लोकल गवर्नमेंट की बात करती है, वही PTI से है हमारी बहन जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट सेटअप पूरा का पूरा पंजाब में उड़ा दिया, एक नोटिफिकेशन के तहत फिर वो कोर्ट में जाकर उसको रिस्टोर करवाना पड़ा। तो या फिर ये वही है जिन्होंने जो है पॉलिटिकल जो भी थे इनके अपोनेंट्स, उनको जेलों में डाल दिया, हमारे पीपल्स पार्टी या दूसरे जो लोग हैं उनको विक्टिमाइज कर लिया। हमें तो इनके सारे दौर याद हैं, जब इन्होंने जरदारी साहब को जेल में डाल दिया, उनको मेडिसिन नहीं दी जाती थी, उनकी जो इंसुलिन थी डायबिटीज के लिए, उसके लिए फ्रिज नहीं दिया जाता था कि ताकि उसको टेम्परेचर पर मेंटेन किया जा सके। या आसपा भुट्टो जरदारी साहिबा जब अपने वाले साहब से मिलने के लिए जाती थी, उनको कोर्ट ऑर्डर लेने की जरूरत पड़ती थी। या फरयाल तालपुर साहिबा जो बीइंग अ वुमेन, उनको ईद की रात जो है चांद रात पे उनको रात को 12 बजे शिफ्ट कर दिया गया एक जेल से दूसरी जेल, ताकि वो ईद सही से अपने ना मना पाए। तो इनके साथ अगर मुतबाकी अमल हो रहा है तो मेरे ख्याल में इनको फिर उस पर रोना नहीं चाहिए। ये यू रीप व्हाट यू सॉ जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इनको मेरे ख्याल में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि इन्होंने जो माजी में गलतियां दोहराई हैं, तो उस पे उसका ये जैसे प्रायश्चित कर लें या उस पर माफी भी मांगे कौम से, और उस दोबारा वो अमल रिपीट ना करे जब भी इनको मौका मिलता है कहीं पे। ठीक हो गया है, ठीक हो गया है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है यहाँ पे, और जाहिर सी बात है कि हम टाइम जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपका, फिजा ज़ीशान साहब आपका, सुखदेव हिमनानी साहब आपका, तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश ये थी कि बात करें कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो इस वक्त एक जंग है, लफ्जी जंग है, आईनी जंग है, कानूनी जंग है और इंसाफ की भी जंग है, इस पर क्या वाकई डेमोक्रेसी भरपूर तरीके से उतर पा रही है? क्या जमहूरी दौर में भी जमहूरी इक़्तिदार को की जो रिवायात हैं उनको बरकरार रखना जा रहा है या फिर उसकी पामाली हो रही है? कितने ही सहाफ़ी हैं जो इस वक्त ऑफेयर कर दिए गए हैं जबरन, वॉलंटियरली या किसी भी तरह से आप कह लें, और कितनी ही इस वक्त डेमोक्रेसी की अगर लिस्ट देखी जाए ममालिक में तो जमहूरियत शर्मिंदा है पाकिस्तान के इस वक्त अंदर। जो फैसले हो रहे हैं वो कल भी गलत थे, जिस तरह के आमराना फैसले होते थे, और जो आमराना फैसले आज भी हो रहे हैं जमहूरियत के दौर में वो भी गलत हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।